अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो इंतहाई अहम टॉपिक है गर्मियों के हवाले से। डेंगी फीवर। तो डेंगी जो है 2011 में हमारे पाकिस्तान में इसकी आउटब्रेक स्टार्ट हुई थी। पहले ये काफ़ी पहले से मौजूद है दुनिया में। तो डेंगी के बारे में हमारी कौमी जो कुछ गाइडलाइंस हैं, जिनको नेशनल गाइडलाइंस कहते हैं, और वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है NIH जो है, वहाँ से रिकमेंडेशन आती हैं। तो वो अपनी ये सारी हदायत जो उसको मिलती हैं वो लॉन्च करते हैं। अच्छा, अब डेंगू जो है ये किस तरह फैलता है, होता क्या है? बेसिकली एक मच्छर होता है जिसको कहते हैं एडिस एजिप्टी। जिस तरह मलेरिया फैलता है, एनोफिलिस एक मॉस्किटो होता है। यहाँ जो मॉस्किटो होता है इसको कहते हैं एडिस एजिप्टी, और उसके अंदर एक वायरस वो अपने खून के अंदर लेके एक आदमी से दूसरे आदमी को वो ट्रांसमिट करता है। अब इसके अंदर एक वायरस, जो डेंगू वायरस है, ये मौजूद होना चाहिए, तब जाके किसी को काटता है तो वो वायरस उसके खून के अंदर शामिल कर देता है, और इस तरह ये बीमारी उस आदमी को लग जाती है। अब ये किस जगह पे होते हैं इस तरह के मच्छर? ये होते हैं आमतौर पे गंदे पानी में नहीं होते हैं, साफ पानी के अंदर होते हैं, और दिन के वक्त ये ज़्यादा काटते हैं। इसलिए साफ पानी की कोई रिजर्वायर हो, जैसे जो अनयूज्ड पड़ा हो, जैसे कूलर वगैरह में पानी पड़ा हुआ है, किसी जो इलेक्ट्रिक कूलर है उसके अंदर पड़ा हो, या वाटर कूलर है, या जो एयर कूलर है, इनके अंदर पानी पड़ा हो और ये इस्तेमाल ना हो रहा हो, या वो चीज़ें जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं, टायर्स वगैरह, इन सारी चीज़ों के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ट्रांसमिशन का बायस बनती हैं। बारिश का पानी यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है, पौधों वगैरह गमलों से भी में भी अगर पानी इकट्ठा हुआ हो तो वहाँ से भी ये राइज कर सकते हैं, वहाँ से ये स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये इनकी ग्रोथ के अहम पॉइंट होते हैं जिनको रोकना ज़रूरी होता है। और बहुत ज़्यादा आगे पीछे पानी के जो जोड़ होते हैं साफ पानी के, बारिश वगैरह के बाद, उनमें भी ये फैल सकते हैं उनके ज़रिए। तो अब इसकी मेन अलामात क्या होती हैं? पहली तो ये बात है कि ये मुसलसल जो है ना, इसका जो है बुखार होता है, और बहुत हाई ग्रेड बुखार होता है, 103 104 दर्जे का बुखार होता है, जिसम में शदीद दर्द होता है, शदीद कमर दर्द होता है, पट्ठों का दर्द होता है, जोड़ों में भी दर्द होता है, इसके साथ मतली और कै आने का भी खतरा होता है, और सर दर्द भी होता है। वॉमिटिंग अक्सर लोगों में होती है, और अगर ये शदीद वॉमिटिंग हो जाए, शदीद उल्टी आए, शदीद पेट में दर्द हो और बुखार ना रुकने वाला हो, तो ये इसकी अलार्मिंग साइंस होते हैं। तो इन अलार्मिंग साइंस में डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी होता है। तो अब इसमें बेसिकली हमें इसकी तशख़ीस हम कैसे कर सकते हैं? इसकी तशख़ीस यही है कि हम पहले तो ब्लड का टेस्ट होता है, नॉर्मल टेस्ट जिसको हम कहते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, या ब्लड CP भी कहते हैं, कंप्लीट पिक्चर ऑफ द ब्लड। अच्छा, इन दोनों टेस्टों में हमें पता चल जाता है कि उसके वाइट सेल्स किधर जा रहे हैं, या उसके प्लेटलेट्स का क्या हाल अहवाल है। तो अगर प्लेटलेट उसके 1,50,000 या 150 हज़ार जिसको बोलते हैं, यानी 1.5 लाख या इससे नीचे ड्रॉप करना शुरू हो जाए, तो इसका ये मतलब ये है कि लाजमी तौर पे ऐसे आदमी को डेंगू का जो है अटैक हो चुका है, और वो डेंगू से सफ़र कर रहा है। अब दूसरा ब्लड CP के बाद जो है अहम टेस्ट आता है, जिसको हम कहते हैं कि ब्लड CP के अंदर हमें मालूमात सही ना मिल रही हूँ, प्लेटलेट नॉर्मल कंडीशन में हो और नॉर्मल रेंज के अंदर हो, तो फिर हम उसको एक टेस्ट होता है। अगर ये प्लेटलेट नॉर्मल कंडीशन में हों भी, तो हम भी क्लियर कट डायग्नोसिस के लिए, तशखीस के लिए हम वो टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं NS1। तो NS1 जो है ये इसकी डेंगू की जो एंटीजन्स होती हैं उनको पकड़ता है, उनको दिखाता है कि ब्लड के अंदर मौजूद है कि नहीं, उनकी होने की पॉजिटिविटी होने की जो है वो इंडिकेशन करता है। तो अब अगर किसी बंदे को ये डेंगू हो चुका हो, तो हमें उसको जो इब्तदाई जो चीज़ें क्या हैं, अगर थ्रेटनिंग साइन हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। आम हालात में भी डॉक्टर से हमने जाके ही इलाज कराना होता है, तो थ्रेटनिंग साइन में तो लाजमी लेके जाना है। तो इसमें हमें बेसिक चीज़ ये है कि बुखार के लिए हमें बगैर किसी और मेडिसिन के सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल इस्तेमाल करनी चाहिए। कई लोग डिक्लोरान वगैरह या पोस्टान या ब्रूफिन इस्तेमाल करते हैं, तो इनको NSAIDs कहते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। NSAID ड्रग्स जो होती हैं ये खून को पतला करती हैं, और डेंगू के मरीज में पहले ही खून पतला होता है, इसलिए ऐसे बंदे को अगर हम देंगे तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, जिन लोगों के अंदर अब अगर थ्रेटनिंग साइंस मैंने जो बताए हैं उसके साथ अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही हो, या उसको मसूड़ों से या गम से उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये उसके प्लेटलेट बहुत कम होने की अलामत होती हैं। ऐसे बंदे को फ़ौरन इमरजेंसी में ले जाना चाहिए। और अगर प्लेटलेट बंदे के 20,000 से कम हो जाए, तो इसका मतलब ये कि उसको ब्लड लगेगा, वो भी डॉक्टर की निगरानी में या किसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में जो है वहाँ इसको लगना चाहिए।
अब इसकी रोकथाम के लिए जो मलेरिया की रोकथाम के लिए जो हमने मालूमात डिस्कस की थी, वही इसके लिए भी है कि हम पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहने, घर के अंदर मच्छर छिड़काव, मच्छर स्प्रे जो है मच्छर मार स्प्रे छिड़काव करें उसका, और साथ साथ मॉस्किटो वगैरह अपने जिस्म पे लगाएं, या जो मोर्टीन की कॉइल्स हैं वो मच्छरों के लिए हम इसको इस्तेमाल करें, और घर में बर्तनों वगैरह को जो फालतू पानी पड़ा है उसको अंडेल दें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये हमारा आज का जो व्लॉग है ये पसंद आया होगा। इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके जो भी हेल्थ से इशू रिलेटेड हैं, आप कमेंट बॉक्स में उनको आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको इसका जवाब भी दिया जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।